नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। श्रीभूमि में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं तब से कांग्रेस नेताओं के सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक बयानबाजियों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दिए गए उस बयान का भी जिक्र किया है जिसमें कथित तौर पर कहा गया है कि गुजरात और बीजेपी का समर्थन करने वाले लोग अनपढ़ हैं। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को इस तरह के बयान देने से पहले शर्म आनी चाहिए, क्योंकि गुजरात वही भूमि है जिसने दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जमशेदजी टाटा, नरेंद्र मोदी जैसे महान व्यक्ति देश को दिए हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस अब ऐसी राजनीति कर रही है जिसमें जो लोग उनका समर्थन करते हैं वही उनका साक्षात दिखाई देते हैं और बाकी देशवासियों को वो अनपढ़ बताते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर जनता का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता आगामी चुनाव में इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने दावा किया कि जब कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी तो जनता उनके खिलाफ अपना फैसला सुनाएगी और पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी आगामी चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटने का आह्वान किया। जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, सभी कांग्रेसियों का स्तर, सार्वजनिक जीवन का स्तर नीचे घटाने का काम। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा गुजरात और जो प्रांत भाजपा का समर्थन करते हैं वो अनपढ़। अरे कांग्रेसियों, शर्म आनी चाहिए। जिस गुजरात में दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विक्रम साराभाई, महान टाटा और नरेंद्र मोदी जैसे नेता दिए, उस गुजरात को आप अनपढ़ कह रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं दिया, जो उनकी समर्थन करेगा वो ही लिटरेट है, बाकी सारे अनपढ़। कांग्रेस वालों, पूरे देश की जनता आपका राह देख रही है। एक बार चुनाव के मैदान में आइए, आपकी जमानतें जब्त होने वाली है। भाइयों बहनों, सबसे राहुल गांधी बैरकपुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन इतने लंबे कार्यकाल के बावजूद भी राज्य के लोगों को अपेक्षित विकास नहीं मिल सका है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई है और आम जनता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा है कि टीएमसी के 3 कार्यकाल के दौरान पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों की तुलना में विकास के मामले में पीछे चल रहा है। उन्होंने राज्य सरकार पर राजनीतिक हिंसा और प्रशासनिक असंतुलन के आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले समय में राज्य की स्थिति सुधारने के लिए नई दिशा में काम करने की जरूरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को रखने का आह्वान भी किया। ममता जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं। 3 बार आप यहां की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की रह चुकी हैं। क्या किया है आपने बंगाल के रहने वाले लोगों के साथ? जुल्म किया है, अत्याचार किया है। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की अपेक्षा आपने बंगाल को पीछे किया है। 3 बार आप यहां की मुख्यमंत्री रही। मेरे बहनों भाइयों, सच्चाई है तृणमूल कांग्रेस अपने 3 कार्यकाल के बाद बराबर पश्चिम बंगाल के हालात को बद से बदतर बनाया है। ममता जी ने नारा दिया था, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, ममता जी ने नारा दिया था, बांग्ला निजेर में कोई चाहिए, बांग्ला निजेर में कोई चाहिए। बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। 3 बार बंगाल ने अपनी बेटी को चाहा।
लेकिन बेटी ने बंगाल के बहनों भाइयों का बराबर छला है, धोखा किया है। मेरे ममता वहीं असम पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आवास पर छापेमारी करके बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें दिल्ली पुलिस की टीम भी सहयोग कर रही है। और इस संयुक्त कार्रवाई के बाद से राजनीतिक हलकों में हलचल जो है वो तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई 1 दर्जन मामले के संबंध में दर्ज की गई है, जिसके तहत पुलिस टीम आवश्यक दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की जाँच में जुटकर पवन खेड़ा के घर पहुंची है। छापेमारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई और आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किए गए। और इस कार्रवाई को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया अन्य अभी संभावित जताई जा रही है, जबकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और मामले से जुड़े तथ्यों के आधार पर आगे की जांच जारी है। और इस घटनाक्रम के बाद से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और पूरे मामले पर लगातार सबकी नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? Is she a citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है कि हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। ही इज लाइक एन अडॉप्टेड सन ऑफ अमित शाह। जय शाह से जितनी वो मोहब्बत करते हैं उसने थोड़ी सी कम हिमंता बिस्वा शर्मा से करते हैं। और क्या देश के गृह मंत्री को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी यानी कि उनकी दत्तक बहू 3 पासपोर्ट्स रखती है? इजिप्ट, आबू धाबी, एंटीगुआ बरबुदा। गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे, और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज, फाइन। इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर हेमंता बिस्वा शर्मा क्वेश्चंस द नेशनलिज्म एंड द नेशनैलिटी ऑफ अदर्स। तो वहीं इजरायली सेना ने ईरान के नागरिकों के लिए एक अहम चेतावनी जारी करते हुए उन्हें ट्रेनों और रेलवे लाइनों से दूर रहने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव और संभावित सैन्य गतिविधियों को देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है ताकि आम नागरिक किसी भी संभावित खतरे से सुरक्षित रह सकें। इजरायली सेना की ओर से कहा गया है कि कुछ संवेदनशील इलाकों में सैन्य कार्रवाई या फिर रणनीतिक गतिविधियां हो सकती हैं। ऐसे में नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन से जुड़े विशेष रूप से रेलवे मार्ग और ट्रेनों के आसपास जाने से बचना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की चेतावनी आमतौर पर संभावित हमलों या फिर रणनीतिक ऑपरेशन से पहले जारी की जाती है ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और इस चेतावनी के बाद से इस क्षेत्र में पहले से चल रहे तनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ गई है। हालातों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां नागरिकों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील कर रही है।
वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक ईंधन कीमतों में उछाल के बीच पाकिस्तान सरकार ने देश भर में ऊर्जा बचत के लिए सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया है कि 7 अप्रैल से अधिकांश शहरों में बाजार, शॉपिंग मॉल और दुकानें जो है वो रात 8 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी अधिकारिक बयान के मुताबिक ये निर्णय जो है पेट्रोलियम उत्पादकों की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है और इसका उद्देश्य बढ़ती ऊर्जा लगातार और ईंधन की कमी से निपटना है। नए निर्देशों के अनुसार पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और आज़ाद जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में ये नियम लागू किए जाएंगे और इन इलाकों में रोजमर्रा के सामान बेचने वाली दुकानों, मॉल और डिपार्टमेंट स्टोरों से रात 8 बजे तक बंद करना अनिवार्य होगा। सरकार के इस फैसले का असर केवल बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और शादी समारोह में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। निर्देशों के अनुसार बेकरी, तंदूर, फूड आउटलेट और साथ ही मैरिज हॉल को रात 10 बजे तक बंद करना होगा। वहीं निजी घरों में होने वाले विवाह समारोह में भी इस समय सीमा के भीतर समाप्त करना होगा। हालांकि जरूरी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल स्टोर और फॉरेंसिक को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है ताकि आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी दिक्कत ना हो। ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने आम लोगों को कुछ राहत देने की भी कोशिश की है। इसके साथ ही मुजफ्फराबाद में 1 महीने के लिए मुफ्त इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य है कि ईंधन कीमतों के कारण आम नागरिकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। पाकिस्तान में बढ़ते ऊर्जा संकट के पीछे मुख्य कारण जो है वो मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को माना जा रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले के बाद से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है और होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अहम समुद्र मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी है और ये मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसमें रुकावट में देश भर में ईंधन की कीमतों पर असर पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के नोहर में यूनाइटेड प्रेस सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से दूसरी बार सोसाइटी का अध्यक्ष भी चुना गया है। बैठक के दौरान सोसाइटी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, भविष्य की योजनाओं और कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। इस संस्थापक जो है सदस्य धर्मपाल चौधरी द्वारा अध्यक्ष पद के लिए मोहर सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया और उन्हें पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। बैठक के दौरान अध्यक्ष ने सोसाइटी के पंजीयन प्रमाण पत्र, संविधान कार्यवाही रजिस्टर सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज भी सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उनका अवलोकन करेंगे और नवनिर्वाचित अध्यक्षों द्वारा नई प्रणाली की घोषणा करते हुए राजरतन पारिक की उपाध्यक्ष, राजीव ओझा की सचिव और साथ ही कई लोग मौके पर उपस्थित रहे। किसी भी पत्रकार साथी के सामने कोई समस्या आती है तो जितने हमारे औकात है, जितना हम कर सकते हैं, या सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं या सरकार के सामने अपना मुद्दा ये रखें कि हमारे किसी भी पत्रकार साथी के साथ किसी प्रकार की दुर्व्यवहार, उसके लिए हमें कभी कोई भी फोन करे, कभी कोई साथी याद करे, हम आदमी देते हैं। आज बैठक में कितने सदस्य लगभग प्रेजेंट रहे? आज हमारे ये 30 सदस्यों की कमेटी है, जिसमें 22-23 जो है वो उपस्थित है, बाकी अपने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवाई है और सारी जो है नियमानुसार संवैधानिक तरीके से हमारे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न। किसी श्रीगंगानगर जिले में भारत पाक सीमा पर नशा तस्करी के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों को लगातार दूसरी बार बड़ी सफलता मिली है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त सर्च कार्रवाई के दौरान श्रीकरणपुर बॉर्डर क्षेत्र में 3 पॉकेटों में बंद करीब 1.50 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि ये खेप पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में गिराई गई थी। लगातार हो रही इस तरह की बरामदगियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा क्षेत्र में निगरानी और तलाशी अभियान और अधिक सख्त कर दिया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही इसी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 12 किलोग्राम हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। लगातार मिल रहे नशीले पदार्थों की खेप से ये संकेत मिल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए नशा तस्करी का नेटवर्क सक्रिय रूप से काम कर रहा है और इसी स्थिति को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट मोड पर है और सीमा क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सीमा पार से हो रही तस्करी पर प्रभावित रोक लगाने के लिए संभावित कार्रवाई जारी रहेगी। जैसा कि अभी मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम पर श्रीमान आईजी साहब के द्वारा मीटिंग भी ली गई थी, जैसा आप सभी को पता है।
यहाँ के जो ग्रामीण है उनको सेंसिटाइज भी किया गया था। जो अन्य एजेंसी हैं जो इस जो बॉर्डर की सुरक्षा में लगी हुई उनके साथ भी हमारे द्वारा मीटिंग की गई थी। उसी संदर्भ में हमें लगातार सफलताएं मिल रही हैं हमारी टीमों को, और जो अन्य एजेंसी वो लगातार एक्टिव होकर काम कर रही हैं। पहले रावला में कार्रवाई की गई थी जिसमें 10 किलो से अधिक हेरोइन जब्त की थी, 5 तस्कर जब्त किए गिरफ्तार किए थे। उसके बाद उसमें जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज थी उसमें भी हमारे द्वारा अरेस्टिंग की गई, जैसा बताई दिया था ऑलरेडी। उसके बाद करणपुर में जो सीआईडी जोन और जो पुलिस की और बीएसएफ की ज्वाइंट कार्रवाई थी कल की, उसमें भी 12 किलो से अधिक अवैध हेरोइन पकड़ी गई, 4 तस्कर पकड़े गए। उसमें भी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे मुकदमा चूंकि दर्ज हो चुका है, आगे उसमें भी कार्रवाई करेंगे। जैसा कि अभी वहीं बोरावड़ के मेघवाल मोहल्ला स्थित भैरव धाम के हर साल की भांति इस साल भी पुजारी दुर्गादास जी महाराज अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं के साथ रिंग्स स्थित भैरू बाबा मंदिर के लिए पारंपरिक पैदल यात्रा पर रवाना हुए और इस अवसर पर ग्रामीणों ने साफा और माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। ध्वज पताका लहराकर यात्रा को श्रद्धा और उत्साह के साथ विदा किया गया। डीजे की धुनों और भक्ति गीतों के बीच निकली शोभा यात्रा में मातृशक्ति ने भक्ति संगीत के नृत्य कर खुशी व्यक्त की है। वहीं मार्ग पर जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया और इस अवसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें भजन कलाकारों ने भक्तिमय प्रस्तुति दी और दुर्गादास जी महाराज ने बताया है कि ये पैदल यात्रा विश्व कल्याण, आपसी भाईचारे और देश की उन्नति की कामना के साथ निकाली जा रही है। उन्होंने कहा है कि रिंग्स स्थित भैरू बाबा के मंदिर करीब 550 साल पुराना है और देश भर में आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि काला अष्टमी के दिन भैरू बाबा की आराधना करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। उन्होंने मंदिर के इतिहास और उससे जुड़े धार्मिक परंपराओं का उल्लेख करते हुए बताया कि प्राचीन समय से ये भैरू बाबा की विशेष पूजा अर्चना की परंपरा चली आ रही है और हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश कार्यालय में एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक विकास और भविष्य की दिशा में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवारी ने कार्यकर्ताओं को संगठन के ऐतिहासिक यात्रा और वैचारिक प्रतिबद्धता से अवगत कराया। मदन राठौर ने कहा है कि अनेक बलिदानों और संघर्षों के बाद बीजेपी आज एक मजबूत वटवृक्ष के रूप में देश और विश्व स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुकी है। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के योगदान के स्मरण करते हुए विकास, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का उल्लेख किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में संगठन के मूल कार्यकर्ताओं की भूमिका के महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बीजेपी की ताकत उनके समर्पित और विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ता है। उसका परिणाम है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश में हमारा प्रधानमंत्री जी शासन चला रहे सर, पार्टी में आने जाने की भी चर्चा कोर्ट के फैसले का स्वागत। कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका मैं व्यक्तिगत रूप से स्वागत करता हूँ और मैं तो शुरू से ये कहता आया था कि गलत होनी चाहिए, अब भी कह रहा हूँ कि जो है बहुत अच्छी बात है। सरकार अपील करने की तैयारी कर रही है। सरकार से मैं निवेदन करूँगा अपील न की जाए। पे नर्सिंग कर्मी लगातार आपसे मिलेंगे। नर्सिंग कर्मी एक बार स्वास्थ्य इसको पूरा फेस कवर हो रहा है। एक को छोड़ दे, एक को मंत्री जी बारिश ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि हुई है, उसके सर्वे के निर्देश देते गए। सर्वे आने के बाद जो SDRF के मापदंड है 33% से खराब आएगा, उस सबको राहत दी जाएगी, उसकी भरपाई की जाएगी। DGFT और ICEGAT से जुड़े कथित
मामले को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई जो है वो तेज कर दी है, जिसमें अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से सरकारी पोर्टल की तकनीकी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तैयार करवाया है। इसके साथ ये डीएसी अधिकृत व्यक्तियों की पहचान सत्यापन के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन आरोपियों ने इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए DGFT और साथ ही सुरक्षा पोर्टलों पर अनाधिकृत लॉगिंग प्राप्त किया है। इसके बाद से उन्हें वास्तविक निर्यातों के खातों पर पहुंचाया गया है और जिसके बाद से अब बड़ी कार्रवाई की गई है। जो हमारे पास जो शिकायत आई थी कि जो स्क्रिप्ट किसी की चोरी हो गई थी और जिसमें लगभग 93 लाख का उनके साथ चीटिंग हुई थी, उसके बाद से सारे इस फ्रॉड की विवेचना की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि DGFT का जो प्लेटफॉर्म है, आइसगेट प्लेटफॉर्म, एक काफी सिक्योर प्लेटफॉर्म माना जाता है और पहली बार किसी ने उसको ब्रीच करने की कोशिश करी। कुछ लोग हैं जो फर्जी आधार कार्ड और पैन के आधार पर डिजिटल सिग्नेचर्स बनाते हैं। उसके बाद DGFT के IC गेट का जो पोर्टल होता है, जहां पर के एक्सपोर्ट करने पे जो क्रेडिट्स मिलते हैं, उस पे अनधिकृत रूप से लॉगिन करते हैं। उसके बाद जो उनके स्क्रिप्ट्स होती हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट के जो बेनिफिट्स होते हैं, वो म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर करके फिर इनको बेच देते हैं। 17 लाख रुपए विदहोल्ड कराए और उसमें देखा गया कि उनकी प्रोफाइल भी उन्होंने चेंज कर दी थी, उनका ईमेल आईडी भी चेंज कर दिया था और उनका मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया था। तो जिस मोबाइल नंबर को चेंज किया, उसको जब हमने उसका अन्वेषण किया और सारे तथ्य जो पता उससे टावर डंप लिए जाते हैं और जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो जब किए जाते हैं, उसके बाद हम जो कल्प्रिट तक पहुंच पाए। और आने वाले समय में भी जो टावर डंप उठा करके जो लोग अनौपचारिक तौर पे इसमें इन्वॉल्व है, उनको भी सलाखों के पीछे अंदर करेंगे। जो हमारे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा सीमेंट से भरा एक ट्रेलर अचानक से ही टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बने डिवाइडर को तोड़ते हुए खंभे से टकराकर रुक गया। यह हादसा पावट स्थित निरंकारी भवन के सामने हुआ, जहां पर धमाके की तेज आवाज के साथ ही ट्रेलर के रुकते ही दोनों ओर के यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत ही मौके पर पहुंचे और ट्रेलर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए यातायात को सुचारू रूप से चालू करवाया। इसके बाद से क्रेन की सहायता से दुर्घटना स्थल पर ट्रेलर को राजमार्ग से हटाया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ये स्थान मुख्य बस स्टैंड पास क्षेत्र के कारण ये हमेशा यहाँ पर रोडवेज बसों और यात्रियों में काफी आवाजाही रहती है। हनुमानगढ़ जिले में पशुधन चोरी के मामले में अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हनुमानगढ़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पशुधन चोरी के एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हनुमानगढ़ जंक्शन निवासी 33 साल के आरिफ अली पुत्र अब्दुल गफूर के रूप में हुई है, जो कि वार्ड नंबर 11 नवाज क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा संख्या 50 दिनांक 24 मार्च को धारा 303(2) BNS के तहत चोरी के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है और लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। गोगामेड़ी थाना अध्यक्ष चंद्रकला के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक द्वारा ये बड़ा अभियान चलाया गया, जिसके बाद से फिलहाल बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। हनुमानगढ़ क्षेत्र से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्षेत्र में करीब 17 माह पहले हुए हत्या के प्रयास का सनसनीखेज मामले में हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इससे पहले इस मामले में 7 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। पुलिस के अनुसार ये मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ था, जिसमें पीड़ित को उसके घर में घुसकर चारपाई से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई थी। पुलिस जांच के अनुसार 10 अक्टूबर 2024 को करीब रात 11:30 बजे 5 से 6 लोग दीवार फांदकर पीड़ित के घर में घुस गए। आरोप है कि सभी के हाथों में लाठियां और डंडे थे। उन्होंने पीड़ित को चारपाई से बांधकर बेल्ट और डंडों से गंभीर रूप से मारपीट करते हुए उसकी हत्या करने का प्रयास किया। शोर शराबा होने पर आरोपी मौके से फरार हो गए।
पाली जिले से खबर है, जहां पर राजकीय बालिका विद्यालय में छात्राओं को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से साइबर फ्रॉड और इंटरनेट धोखाधड़ी विषय पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके की गई, जिसके बाद से विद्यार्थियों को साइबर अपराधियों को बढ़ते खतरे और उनसे बचाव के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि मोबाइल फोन पर आने वाले किसी भी अनजान लिंक को खोलना या फिर उस पर क्लिक करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इससे व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग डिटेल और अन्य संवेदनशील डाटा जो है वो साइबर अपराधियों के हाथ लग सकता है। छात्राओं को ऑनलाइन लेन देन करते समय विशेष सतर्कता बरतना और किसी के साथ ओटीपी साझा न करना, मजबूत और सुरक्षा पासवर्ड रखते हुए सोशल मीडिया का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने की भी सलाह दी गई। 3 दिन तक हम आपके विद्यालय में पेटी रखेंगे। कोई भी बच्चे कुछ भी लिखना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, आप इसमें मुझे डाल सकते हैं। हम आपकी समस्या का निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे निवारण उसका, ठीक है। और नेक्स्ट, ये अभी हमने ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडेज जो है एक अभियान चलाया है। इसमें ये हर ट्यूसडे हम कुछ आप लोगों को अवेयर करते रहेंगे, बच्चों को। और इस अभियान के एंड में क्या होगा कि हम एक क्विज लेंगे आप लोगों का, ठीक है। उस क्विज में जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे और उनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम आपसे शेयर कर रहे हैं उसके बारे में आप अच्छे से हम सुनिए हमें, और लास्ट में क्विज जो होगा उसमें आप फिर बहुत अच्छे पुरस्कार और बहुत अच्छे सर्टिफिकेट्स ये सब जीत सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से जो मेरे को बताना था बताया। आप लोगों को कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं कोई बच्ची, तो आप प्लीज मुझे बताइए। 3 दिन तक हम आपके विद्यालय में पेटी रखेंगे। डूंगरपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को कानून, सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से विधिवत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को विशेष रूप से बढ़ते साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया की सुरक्षा उपयोग और डिजिटल दुनिया में सतर्क रहने के उपयोगों के बारे में जानकारी साझा की गई। विद्यार्थियों को बताया गया है कि अनजान लिंक, संदिग्ध कॉल और फर्जी मैसेज के माध्यम से होने वाले बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्कता बेहद ही जरूरी है और किसी भी स्थिति में ओटीपी या फिर निजी जानकारी साझा नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान अश्लील सामग्री और अत्यधिक ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव पर भी चर्चा की गई। विद्यार्थियों को इनसे दूर रहकर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की भी बात कही गई। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।